हेलो बच्चों। तो अब इस आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 के लिए एक नया चैप्टर। और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बेटा, तो आपके सीएमए इंटर ग्रुप 1 के एग्ज़ाम में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वाला चैप्टर, ठीक है, या तो उस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ये आपका सिंगल एंट्री में से क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्वेश्चन नहीं आया तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आएगा। बट कुछ एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि सिंगल एंट्री से भी क्वेश्चन आ गया है, मतलब इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ गया है, और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन हमारा आ गया है। तो ये चैप्टर बेसिकली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले चैप्टर पे ही बेस्ड है। मतलब आपको पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, जिसका नाम क्या था, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। पहले वो देखना पड़ेगा। अगर वो आपको अच्छे से आता है तो फिर ये चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब तक हमने ये सीखा कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है तो उसको अपनी पूरी अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब कि सर वो क्या करेगा, सर वाउचर मेंटेन करेगा, जनरल एंट्री करेगा, उसके बाद लेजर बनाएगा, ट्रायल बैलेंस भी मेंटेन करेगा, फिर उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, है ना। ये हमने अब तक सीखा। बट कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेस होते हैं या कुछ ऐसे छोटे बिजनेस होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने बिजनेस करने के लिए थोड़ा छूट दे दी है, या गवर्नमेंट ने सोचा है कि छोटे बिजनेसमैन को जितना आसान रहे बिजनेस करना उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसको गवर्नमेंट ने पूरी अकाउंटिंग ना करने की फ्रीडम दे रखी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप पूरी अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तो ये आपके लिए थोड़ा कॉस्टली बैठ जाएगा। जैसे कि आपके घर के पास अगर कोई परचून की दुकान है, वहाँ भी डेली बेसिस पे कुछ परचेज सेल होती होगी, है ना। सप्लायर रोज अंडा, दूध, ब्रेड वगैरह लेके आता है और डेली कस्टमर क्या करते हैं, उसकी दुकान से सामान परचेज कर रहे हैं। तो वो परचून वाला रोज परचेज भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, उसके कुछ एक्सपेंसेस भी हैं। अगर गवर्नमेंट परचून वाले को भी बोल दे कि आप पूरे अकाउंट्स मेंटेन करो, तो वो दुकान वाले अंकल जो आपके घर के बिल्कुल आसपास उनकी दुकान है, आपके मोहल्ले में दुकान है, अब वो अकाउंटिंग करने के ऊपर ध्यान देंगे या बिजनेस करेंगे? क्या वो एक सीए हायर कर सकते हैं? क्या वो एक अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं जो उनके लिए पूरी अकाउंटिंग करेगा? डेफिनेटली नॉट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट उनसे केवल कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है। कुछ इन्फॉर्मेशन मांगने का मतलब है उनसे ये पूछ लेती है कि भैया ये बताओ कि आपने पूरे साल में परचेज कितनी करी, या आपने पूरे साल में सेल कितनी करी, या आपने पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया। बस वो हमें बता दो और हमें उसके हिसाब से टैक्स हमें पे कर दो। आप सेल्फ क्या करो सर, सर्टिफाई करो, खुद ही बता दो कि आपका कितनी सेल्स हुई, आपका कितना बेसिकली प्रॉफिट हुआ, और उस पर जो टैक्स बनता है वो आप दे दो। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपकी जो सेल्स है, आपकी जो प्रॉफिट है, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दो, अपने प्रॉपर अकाउंटिंग हमें दिखाओ। गवर्नमेंट कहते हैं हम आपसे नहीं मांगेंगे। हाँ, कभी अगर हमें डाउट हुआ, लाइक बहुत सारे बिजनेसमैन हैं ऐसे तो इंडिया में, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद गवर्नमेंट को कम इनकम दिखाते होंगे और प्रॉफिट ज़्यादा बेसिकली क्या करते होंगे सर, ज़्यादा अर्न करते होंगे। तो गवर्नमेंट कहती है हम सैंपल बेसिस पे कुछ लोगों को पकड़ लेंगे, अदरवाइज हम गुड फेथ में ये मान के चलेंगे कि सभी लोग ठीक से काम कर रहे हैं और जो इनकम हमें बताते हैं, जो टैक्स हमें जमा करते हैं, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे बिजनेस हाउसेस जिनको पूरी अकाउंटिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें फ्रीडम दी है, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो हमने इस चैप्टर में सीखना है। चैप्टर का नाम ही क्या है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, है ना। क्या नाम है इसका, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्योंकि ये लोग कंप्लीट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करते नहीं हैं, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं जो कि इनको रखने पड़ते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने इनसे मांगे हैं। तो उसके बेसिस पर अकाउंटिंग कैसे होगी वो हमने चैप्टर में सीखना है। ठीक है। और इसी चैप्टर को हम सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि नॉर्मली आप सीखते हैं अकाउंट्स में कि अगर आप कोई चीज़ डेबिट करते हो तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट से आपको क्रेडिट भी करना पड़ता है अपने बुक में। हर जर्नल एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट।
नॉर्मली हमने ऐसा पढ़ा है। तो कई बार बच्चे ये समझते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम का ये मतलब होता है कि या तो सिर्फ डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा, या तो सिर्फ क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में से कोई एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको सिंगल एंट्री बोलते हैं। तो बेटा ऐसा भी नहीं है, सिंगल एंट्री केवल बस इसका एक नाम है। इसका प्रॉपर नाम क्या है? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो पहले इसके थ्योरी के बारे में देखेंगे, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो अपनी बुक दी है, एक असाइनमेंट वाली बुक मैंने आपको दी है, उसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उसमें बेसिकली मैंने स्कैनर से क्वेश्चन उठा रखे हैं। मॉड्यूल वाले क्वेश्चन या तो हम क्लास में ही कवर उसको क्या नाम है करेंगे, या आप खुद सॉल्व करोगे, और डाउट आने पे फिर उसकी भी मैं आपको क्वेरी प्रोवाइड करूंगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो अकाउंट्स की बुक है, जो PDF आपको मैंने दी है, दैट इज सफिशिएंट। उसमें स्कैनर और मॉड्यूल के सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, तो जितना मेरी बुक में है आपको उतना ही करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले थ्योरी देखनी है आपको। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, देखेंगे सर। इनकम्प्लीट accounting system is adopted by small business houses और organizations। कुछ छोटे बिजनेस होते हैं, कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके द्वारा इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कि सर ये कौन कौन हो सकते हैं? ये सोल प्रोप्राइटर्स हो सकते हैं, इनको फ्रीडम है कि आप पूरे अकाउंट्स मेंटेन ना करो, आप पूरा डिटेल में, जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ा था, तो उसका डिटेल में करने की जरूरत नहीं है आपको। सच एज सोल प्रोप्राइटर्स, सच एज पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है सर, इनको गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है। इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय स्मॉल बिजनेस हाउसेस और ऑर्गेनाइजेशन सच एज सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप फर्म्स, because they are provided with such option by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में गवर्नमेंट ने उन्हें ऑप्शन दिया है कि आप पूरी अकाउंटिंग मत करो, इसलिए इनको इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम बोला जाता है। These organizations cannot afford full accounting system because it would become difficult for them to do so। क्योंकि अगर गवर्नमेंट उनसे उम्मीद करती है कि आप पूरी अकाउंटिंग मेंटेन करो, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। घर के बाहर, मोहल्ले के बाहर जो परचून वाले अंकल हैं, वो फुल अकाउंटिंग कैसे करेंगे? हो सकता है कॉमर्स का उनका बैकग्राउंड ही नहीं है, कैसे करेंगे अकाउंटिंग सर? वो परचेज सेल करें या अकाउंट्स मेंटेन करें? राइट सर। These organizations cannot afford full account system because it would become difficult for them to do so, and also हम बोल सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली एज वेल। टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली एज वेल, समय भी ज़्यादा लगेगा, खर्चा आएगा सर। फिर अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो उनके बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, उसकी भी सैलरी चाहिए। तो कई बार इन छोटी दुकानों की इतनी सैलरी नहीं होती कि ये अकाउंटेंट मेंटेन करें, है ना सर? तो इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है।
Therefore, these organizations are required to provide limited information only for टैक्स पर्पज। ठीक है सर, टैक्स पर्पज के लिए लिमिटेड जानकारी ही इन्होंने गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती है। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में नॉर्मली ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन only cash accounts, debtor account, creditors accounts, purchase books and sales book। नॉर्मली ये बिजनेस क्या करती हैं सर, केवल कैश अकाउंट मेंटेन करती है। कैश अकाउंट भी क्या मेंटेन करती है सर, बेसिकली अपना जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसे कोई क्या मान लेते हैं, कैश अकाउंट मान लेते हैं कि आपने पूरे साल में कितना कैश जो है वो बिजनेस से बैंक में जमा कराया, उसके थ्रू जानकारी आपको मिल जाती है। ऑल्दो सारे ट्रांजेक्शन को हम ट्रेस नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि कुछ कैश ऐसा होता, कुछ सेल ऐसी होती है जिसके बदले में कैश इन हैंड आता है और कैश में एक्सपेंसेस होते हैं, तो सारे खर्चे इनकम रिकॉर्ड नहीं किए जाते। हाँ, बिजनेस से जो पैसा आप बैंक में डालोगे डेफिनेटली वो आपका रिकॉर्ड इसमें हो जाता है। तो नॉर्मली ये लोग कैश को रिकॉर्ड करते हैं, डेली बेसिस पे कैश वेरीफाई करते हैं अपना कि कितना कैश आया कितना कैश गया। उसके अलावा डेटर अकाउंट इसलिए मेंटेन करते हैं ये जानने के लिए कि किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। ठीक है, चाहे एक छोटी सी कॉपी मेंटेन करेंगे, उसमें लिख लेते हैं कि अगर हमने आज शर्मा जी को उधार में सामान बेचा है तो कितना सामान ले गए, तो इस तरीके से डेटर अकाउंट मेंटेन करते हैं। फिर एक क्रेडिटर्स अकाउंट मेंटेन करते हैं, मतलब किन बेसिकली सप्लायर से उधार में सामान खरीदा है और किसकी हमने पेमेंट कर दी है, किसकी पेमेंट करनी बाकी है, उसकी जानकारी ये लोग रखते हैं। क्योंकि पैसा लेने देने का काम अगर है तो वो मेमोराइज तो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। परचेज बुक ये लोग मेंटेन करते हैं कि पूरे महीने में या पूरे साल में कितनी परचेज करी है ना, क्योंकि परचेज बुक के थ्रू फिर क्रेडिटर्स की डिटेल मेंटेन होती है। इसके अलावा सेल्स बुक, कितना सामान हमने बेच दिया, अगर डिफरेंट कस्टमर हैं जिनको होलसेल में सामान बेचा जाता है तो किसको कितना बेचा बेटा वो उसमें मेंटेन कर लेते हैं। तो नॉर्मली ये लोग कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं, डेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट मेंटेन करते हैं और परचेज बुक और सेल्स बुक को भी मेंटेन कर लेते हैं। इसके अलावा कोई और अकाउंट भी एक्स्ट्रा बनाया जा सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा हो जो असेट अकाउंट भी मेंटेन करता हो और दूसरा ऐसा है जो असेट अकाउंट मेंटेन नहीं करता, क्योंकि ये 3 अकाउंट तो मैंडेटरी होते हैं सर, ये 3 तो मेंटेन करने पड़ेंगे। कैश की इंफॉर्मेशन, डेटर की इंफॉर्मेशन और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन, ये 3 तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे, बाकी सारा ऑप्शनल होता है। तो हो सकता है कि 2 बिजनेस हैं, एक केवल यही 5 अकाउंट बना रहे हैं और एक क्या कर रहा है सर 7 अकाउंट बना रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं, कोई मैंडेटरी लिस्ट नहीं है ना। बस ये 3 तो नॉर्मली बनते ही हैं, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब सर खर्चे और इनकम से रिलेटेड। आपने रेंट पे किया, सैलरी पे करी, नॉर्मली ये कैश में हो जाती है, तो इनका ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होता है। अलग से रेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, जो कि हम फुल अकाउंटिंग के सिस्टम में देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर जनरली नॉट मेंटेन। ठीक है सर, जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो मेंटेन नहीं होते। असेट अकाउंट्स, ठीक है सर, जो असेट्स के अकाउंट होते हैं लाइक फर्नीचर अकाउंट हो गया, कब खरीदा, कितना डैप लग गया, वो रिकॉर्ड नहीं होता है इसमें, है ना, मेंटेन नहीं करते ये लोग।
और क्या है प्लांट और मशीनरी अकाउंट, इस तरीके से मेंटेन नहीं होता है। असेट अकाउंट्स आर आल्सो नॉट मेंटेन्ड। ठीक है सर। तो नॉर्मली ये बस कैश, डेटर और क्रेडिटर्स अकाउंट को मेंटेन करेंगे। परचेज बुक, सेल्स बुक भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज कहते हैं कि जो कैश परचेजेस हैं वो तो आपको कैश अकाउंट में दिख जाएगी, और जो उधार की परचेजेस हैं वो तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट आपकी हो जाएगी। ऐसे कैश में सेल होगी तो कैश अकाउंट में मेंटेन हो जाएगा, और अगर उधार में सेल हुई है तो डेटर अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। तो परचेज बुक, सेल्स बुक भी हो सकता है कि मेंटेन ना करें, तीन तो नॉर्मली बनाते हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चे से रिलेटेड अकाउंट मेंटेन नहीं होते हैं, लाइक रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये सब मेंटेन नहीं होते हैं सर, इनकी अकाउंटिंग नहीं होती है। बस ये लिख लेते हैं कि हमने इतना रेंट पे कर दिया, इतना सैलरी पे कर दी, पूरा प्रॉपर उसका अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। अंडर दिस सिस्टम some transactions are recorded on double entry basis। इस सिस्टम में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिसको हम डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल सर इसका एग्जांपल हो गया आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और दूसरा है सर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स एक्सेट्रा सर। अगर बेटा डेटर से कैश आएगा तो वो कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड हो जाएगा और डेटर अकाउंट में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो क्योंकि इसकी एंट्री दो बार हो गई है, एक बार कैश में एक बार डेटर में, तो मैंने कहा ये डबल एंट्री पे रिकॉर्ड हो रही है। ऐसे अगर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी बेटा, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो वो आपका कैश जाएगा तो कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगा, और आपके क्रेडिटर्स घटेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट में भी उसकी एंट्री हो जाएगी, तो इसकी भी डबल एंट्री हो रही है। तो कुछ ट्रांजेक्शन को हम डबल एंट्री बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सम ट्रांजेक्शंस are maintained on single entry basis। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी सर जिसको सिंगल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि सर फॉर एग्जांपल कुछ ट्रांजेक्शन का सिंगल एंट्री पे रिकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल सर कैश सेल, अगर बेटा कैश सेल्स होगी तो कैश सेल्स बेटा कैश अकाउंट के अंदर आ जाएगी, लेकिन सेल्स अकाउंट तो मेंटेन नहीं होता, क्योंकि सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर, नॉमिनल अकाउंट। इसलिए अगर कैश सेल्स होगी तो सिर्फ कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, सेल्स अकाउंट तो है ही नहीं, उसमें कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, है ना। सेल्स बुक, परचेज बुक नॉर्मली नहीं बनती है, मैंने लिख दिया है, पर नॉर्मली नहीं बनती है। बस क्रेडिट सेल के लिए सेल्स बुक बनाते हैं और क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक बनाते हैं, है ना। कैश अगर सेल्स होगी तो सिर्फ कैश अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया और सेल्स अकाउंट नहीं बनता, तो सर एक ही जगह रिकॉर्ड हो रहा है बस कैश अकाउंट में, और सेल्स अकाउंट में कोई एंट्री इसकी नहीं हो रही है क्योंकि सेल्स अकाउंट बनाया ही नहीं है। ऐसे बेटा कैश परचेजेस, अगर कैश परचेजेस करेंगे तो कैश परचेजेस सिर्फ कैश अकाउंट में आपके रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, और कैश परचेज क्या है, सामान कैश में खरीदा है, कैश जाएगा तो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन परचेज अकाउंट मेंटेन नहीं होता, तो इसकी भी एक ही जगह एंट्री हो रही है। इसके अलावा सर रेंट पेड, अगर आपने रेंट पे किया तो अगेन कैश चला जाएगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेंट अकाउंट तो मेंटेन ही नहीं होता, तो इसकी भी एक ही जगह एंट्री हो रही है। ऐसे बेटा सैलरी पेड, अगर सैलरी पे होगा बेटा तो कैश चला जाएगा, अगेन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, लेकिन सैलरी अकाउंट मेंटेन नहीं होता। ऐसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कैश आ रहा है, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो जाएगा, बट अगेन इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये सब रेंट अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट है, और मैंने बताया ये मेंटेन नहीं होते हैं। तो कुछ ट्रांजेक्शन डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड होगी, कुछ ट्रांजेक्शन सिंगल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड होगी। ये बात समझ में आ गई। कुछ ट्रांजेक्शन डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड होंगी, एग्जांपल दिया कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कुछ ट्रांजेक्शन सिंगल एंट्री के बेसिस पे रिकॉर्ड होंगी, जैसे कि कैश सेल्स। और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसको हम बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं,
क्योंकि उसका अकाउंट हमने मेंटेन नहीं किया है इस सिस्टम में। ठीक है, सम ट्रांजेक्शन या अदर ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं सर जिसको हम बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सच एज सर, जैसे कि सर डेप्रिसिएशन बेटा नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन ना तो कैश अकाउंट में आएगा, और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट मेंटेन ही नहीं होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसा रेंट जो अभी ड्यू है बट पे नहीं किया, तो क्योंकि सर पे नहीं किया है तो कैश में तो सर आएगा ही नहीं, और सर आउटस्टैंडिंग रेंट का अकाउंट भी मेंटेन नहीं होता तो वो भी इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके अलावा सर ठीक है, एक्रूड इनकम वो इनकम है जो अर्न हो गई है पर रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि अभी रिसीव नहीं हुई है तो कैश अकाउंट में आएगा ही नहीं, और सर एक्रूड इनकम का अकाउंट हम वैसे भी मेंटेन नहीं करते। तो सिंगल एंट्री सिस्टम की खास बात क्या है, कुछ ट्रांजेक्शन डबल एंट्री पे रिकॉर्ड होंगी, कुछ ट्रांजेक्शन सिंगल एंट्री पे रिकॉर्ड होंगी, और कुछ ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होंगी, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जाता है। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आया, क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को लेकर इसमें से कौन सा ट्रू है, क्या ऑप्शन आपके लिए ट्रू है। पहला ऑप्शन दिया था सिंगल एंट्री में हर ट्रांजेक्शन को सिंगल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड ऑप्शन सिंगल एंट्री में कुछ ट्रांजेक्शन को सिंगल एंट्री में सभी ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा ऑप्शन सिंगल एंट्री में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। चौथा ऑप्शन सिंगल एंट्री में कुछ ट्रांजेक्शन सिंगल एंट्री पे रिकॉर्ड होगी, कुछ डबल एंट्री पे रिकॉर्ड होगी, और कुछ बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बच्चे कई बार सोचते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ही क्या है कि सिंगल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्डिंग करना, तो बच्चे पहला ऑप्शन टिक लगा देते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम जनरल एंट्री या कोई भी ट्रांजेक्शन को सिंगल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, इस पर कुछ ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री होगी, कुछ की सिंगल एंट्री होगी, कुछ को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका प्रॉपर नाम क्या है चैप्टर का, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री का आपका थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया। अगर आपसे पूछेगा सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स बताओ, मान लीजिए शॉर्ट नोट आ गया कि सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ फीचर बताओ, तो आप बोलोगे ये सिस्टम स्मॉल बिजनेस हाउसेस के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म और जैसे कि सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, क्या एक कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर सकती है, क्या एक कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर सकती है, तो आप बोलोगे नहीं सर, कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज नहीं करती है, केवल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए सिंगल एंट्री अलाउड होती है। क्यों होती है सर, गवर्नमेंट अलाउ करता है, क्योंकि ये लोग पूरी अकाउंटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, इनका समय और धन है ना, टाइम और मनी दोनों ज़्यादा लगता है। फिर बोलोगे सिंगल एंट्री में केवल आपको कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट ही मेंटेन होते हैं, परचेज बुक सेल्स बुक भी मत लिखना क्योंकि बहुत कम केस में बनती है। चौथा बताओगे सिंगल एंट्री में कुछ ट्रांजेक्शन डबल एंट्री पे रिकॉर्ड होगी, कुछ सिंगल एंट्री पे रिकॉर्ड होगी, कुछ बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगी, और तीनों सिचुएशन का एग्जाम्पल आप दे दोगे जैसे आपको मैंने बताया है। तो ये 3-4 फीचर बन जाते हैं फीचर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है सर, अब सर यहाँ से अगला मुद्दा आता है, अगर ये लोग 100% अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इनके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। अल्टीमेटली ये लोग जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस पर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं इन्होंने, है ना,
तो जब ये लोग पूरे रिकॉर्ड से मेंटेन नहीं कर रहे, सभी खर्चे और इनकम का लेखा नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो कैसे मालूम चलेगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेशन बेसिस पे निकाला जाता है। किस पर सर? एस्टिमेशन बेसिस पे। दूसरा तरीका क्या रहता है कि जब आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या आपकी एक सेल्स एक लिमिट को पार कर लेती है और आपके पास इतना समय, इतना पैसा आने लगता है कि आपको लगता है कि अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, अगर हम फुल अकाउंटिंग करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा पैसा बचेगा ही बचेगा, राइट? तो उस सिचुएशन में क्या होता है सर? उस सिचुएशन में पूरा आप सिंगल एंट्री सिस्टम को 100% अकाउंटिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हो। तो इस चैप्टर में हमने दोनों केस पढ़ने हैं। पहला मेथड जब हम एस्टिमेशन बेसिस पे प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, और दूसरा मेथड जब हम सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यही दो इसमें मेथड होते हैं, ठीक है? एग्जामिनेशन में दोनों मेथड में से किसी भी एक का क्वेश्चन आने का चांस है, तो आपको दोनों ही करने हैं, दोनों ही करने हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम में आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किस तरीके से निकालोगे, ठीक है सर? तो इसमें बेटा आपके दो मेथड होते हैं, इसमें आपके दो मेथड होते हैं। एक है मेथड 1 जिसको हम कहते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड, ठीक है सर? ये एस्टिमेशन बेसिस पे होता है, सर। कैसे करेंगे एस्टिमेट ये भी आपको मैं बताऊंगा, हमें सीखना है। हमारे पहले क्लास में हमने इसी के बारे में बात करनी है। और दूसरा जो हमारा मेथड है बेटा वो है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है? कन्वर्जन मेथड में हम सिंगल एंट्री सिस्टम को या बोल सकते हैं इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम is converted into फुल अकाउंटिंग सिस्टम। हमको लगता है कि अगर हम फुल अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा टैक्स बचेगा ही, तो चलो ऐसा करते हैं फुल अकाउंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। नहीं अफोर्ड कर पा रहे आप तो आप कैपिटल कंपैरिजन मेथड ही यूज करो इनटू फुल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है सर? ये दोनों ही हमारे सिलेबस में है। इसमें पहले हम करेंगे कैपिटल कंपैरिजन मेथड। आप पहले इतना नोट कर लीजिए और फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज होती है। चलिए बेटा, एक ऐसे आपने लिख लिया होगा। तो पहले बात करेंगे हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड के बारे में। ठीक है सर? अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे। हेडिंग डालेंगे हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड। इसमें बेटा क्या होता है, कुछ एग्जांपल देके समझो आप। सपोज मान लीजिए ये आपका डेट है बिजनेस स्टार्ट होने का, ठीक है? आपका 1/4/2012 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 31/3/2013 को साल का खत्म हो गया, है ना? आपने बिजनेस स्टार्ट किया था इस डेट पे और फाइनली इस दिन आपका पहला ईयर खत्म हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं आपने बिजनेस 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, आपने बिजनेस 1.5 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया था, राइट सर? और साल के एंड में आपकी ये कैपिटल बढ़कर 1,80,000 हो जाती है। सुनना ध्यान से, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में 1.5 लाख लगाए थे,
1 साल के बाद ये 1.5 लाख 180 बन जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सर आपने प्रॉफिट कितना कमाया, आपने इस केस में प्रॉफिट कितना कमाया, है ना, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे सर मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ ना, ये हुआ सर मेरा क्लोजिंग कैपिटल, है ना, सीएल का मतलब क्या है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, और माइनस कर दूंगा ओपनिंग कैपिटल, तो आपने 180 में से 150 माइनस किया, और ये माइनस करने के बाद 30,000 का आपका प्रॉफिट आता है। ठीक है, 1,80,000 में से माइनस किया 150 को बेटा, तो 30,000 का प्रॉफिट आपका यहाँ से आता है। ये पहला केस है। चलो जी, एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल सेकंड। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1/4/2012 सेम और 31/3/2013 ईयर एंड हुआ, यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है ईयर के बिगिनिंग में वो 1.5 लाख रुपए की थी, और साल के एंड में ये कैपिटल 180 हो गई। और यहाँ पर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सर। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2012-13 इस ईयर के दौरान आपकी जो ड्राइंग्स थी बेटा वो 20,000 की थी। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ। समझे ध्यान से, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने 1.5 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, साल के अंत में वो कैपिटल बढ़कर 1,80,000 हो गई, लेकिन आपने साल के दौरान कुछ पैसे विड्रॉ भी किए थे। इसको ऐसे समझो, आपने इनिशियली 1.5 लाख लगाया, ठीक है, कुछ समय के बाद इसी साल में 20,000 रुपये आपने निकाल लिए। अगर 1.5 लाख में से 20,000 रुपये निकाल लिए तो आपकी ये कैपिटल कितनी बची सर, 1,30,000 बची। फिर वो 1,30,000 की कैपिटल वर्ष के अंत में, साल के अंत में बढ़कर 1,80,000 हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना प्रॉफिट कमाया, तो आपने बोला 1.5 लाख में से 20,000 कम हुआ, 1,30,000 बची, और 1,30,000 की कैपिटल 180 हो गई है। तो इसका मतलब सर मैंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया। मैंने कमाया कितने का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट कमाया। अब ये प्रॉफिट 50,000 का आप कैसे निकालोगे, आपका फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, देखो आप लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है सर, अगर क्लोजिंग कैपिटल 180 की है, ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख की है, तो सर ये तो 30,000 आ रहा है, ये भी 50,000 आना चाहिए ना। कैसे, 1.5 लाख में से 20,000 घटा 130, और फिर 130 से 180, तो 50 का प्रॉफिट है। तो मेरा आंसर यहाँ 50,000 कैसे आएगा, तो इसमें मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग कितनी है सर, ड्राइंग है मेरी इसमें 20,000। अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा 50,000 का आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ ना, ये आंसर मेरा आ जाएगा 50,000 का। तो ऐसे मैंने एस्टिमेट कर लिया। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, एक सिचुएशन और देता हूँ। ठीक है सर, तो मैंने बताया इसमें हम एस्टिमेट करते हैं ऐसे ही, सुनो ध्यान से। फिर मान लीजिए ये 1/4/2012 और 31/3/2013। ठीक है सर, इसमें ध्यान से देखिए, आपकी कैपिटल वर्ष के शुरू में थी 1.5 लाख की, और वर्ष के अंत में हो गई 1,80,000 की। और इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है सर, कि इस साल के दौरान आपने ड्राइंग्स करी है। ड्राइंग्स का मतलब है बिजनेस से पैसा निकाला है, आपने ड्राइंग्स करी है, मान लीजिए वही 20,000 रुपये की। और फिर आपने एडिशनल कैपिटल, वर्ष के दौरान बिजनेस में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी आपने 25,000 की, राइट सर। मेरा आपसे ये आंसर है, ये आंसर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो आपको मैं 1 पॉइंट देता हूँ, आप समझिए इसको कितना कमाया होगा, और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, और आप देखना कि आप सही सब सुन रहे हो, सही समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। जल्दी कीजिए इसको। छोटा है
कोई दिक्कत तो नहीं ना? जी बच्चों, क्या आप सोच पा रहे हैं इसमें क्या आंसर आएगा? तो सर ऐसे सोचो, आपने 1.5 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग करी थी 1.5 लाख लगा के, फिर आपने इस 1.5 लाख में से 20,000 रुपये निकाल लिए। 1.5 लाख में से अगर 20,000 निकाले तो बचे 1,30,000। फिर कुछ समय के बाद 25,000 रुपये आपने बिजनेस में और इन्वेस्ट कर दिए। 1.5 लाख में से 20 निकाली, 1,30,000 बची थी कैपिटल। 1,30,000 की कैपिटल में 25,000 और आपने डाल दी, तो वो 1,30,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1,55,000। फिर ये 1,55,000 की जो अमाउंट है ये साल के एंड में बढ़कर 1,80,000 हो गई है। कितनी हो गई है? 1,80,000। तो 1,55,000 से 1,80,000 कितना डिफरेंस आएगा? अगर आप 180 में से 155 को माइनस करते हो तो इफ आई एम करेक्ट 25,000 आपका आंसर आएगा, है ना? आपका आंसर आएगा 25,000। और सर ये 25,000 आप निकालोगे कैसे? इसको फॉर्मलाइज कैसे करोगे? जैसे पहले ये फॉर्मूला था जब कोई ड्राइंग्स या एडिशनल कैपिटल नहीं थी, जब ड्राइंग्स थी तो फिर ये फॉर्मूला बन गया। इस केस में सर ये फॉर्मलाइज कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स और माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है बेटी? तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आपकी है 1,80,000। ओपनिंग कैपिटल है आपकी 1,50,000। ड्राइंग से बेटा आपका 20,000 और एडिशनल कैपिटल है 25,000। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बेटे वो आएगा 25,000। ओके, आई गेस ये तीनों सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो बेटा मेथड है कि हम क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को एनालाइज करके, हम क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल को एनालाइज करते हैं कि क्लोजिंग और ओपनिंग में क्या चेंज आया, प्लस उसमें ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस को एस्टिमेट कर लेते हैं। तो क्योंकि ये एस्टिमेशन ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। बताइए हाँ या ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं आपको मेथड का नाम ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये टेक्निक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम ब्रांच अकाउंटिंग का चैप्टर करेंगे और जब ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे बेटा तो वहाँ पर भी यही टेक्निक यूज़ होनी है, वहाँ पर भी ये टेक्निक यूज़ होगी। इसलिए यहाँ इसको अच्छे से समझ लेना है। कितना लिखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, ये भी हो गया होगा। अदरवाइज वीडियो पॉज करने का ऑप्शन तो हमेशा आपके पास है, ठीक है? अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। तो ये सिचुएशन आपको मैंने बता दी है, बट क्या सर पेपर में इतना आसान क्वेश्चन आएगा? मैंने कहा नहीं, अगर ऐसा आया तो केवल 1 मार्क में आ जाएगा और आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा कि आपका फाइनल आंसर क्या है। लेकिन जो भी हम आगे करने जा रहे हैं ये उसके लिए बेसिक है, बिना उसके बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो यहाँ से आपको ध्यान में देखना है। From the three examples, you have understood the concept of कैपिटल कंपैरिजन टेक्निक, ठीक है सर? यहाँ से आप कैपिटल कंपैरिजन टेक्निक को समझ चुके हैं, ठीक है सर? कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। मैंने कहा बिल्कुल आपने पढ़ लिया था सर, 11th क्लास में आपने बिल्कुल पढ़ लिया था। आपको पता है ऑलरेडी, वी नो दैट क्या सर कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में
कि ओपनिंग कैपिटल होती है जो बिजनेस में हम इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो सर वो हम इसमें जोड़ देते हैं, है ना। हमने तो 11th में ऐसे पढ़ा था, ठीक है। अगर सर ड्राइंग्स होती है तो ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं, ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं। फिर सर प्रॉफिट होगा तो उसको जोड़ देते हैं सर, लॉस हुआ तो माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देते हैं। ये करने के बाद सर हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती है। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में 11th क्लास में सीख लिया था सर। मैंने कहा बिल्कुल सीखा है सर, आपने बिल्कुल सीखा है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही सीखा है। तो सर इसी चीज़ को तो मैंने शफल कर दिया, जो मैंने अभी 3 एग्जाम्पल में आपको फॉर्मूला बनाया जिसमें मैं प्रॉफिट की वैल्यू निकाल रहा था, तो ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, तो प्रॉफिट को हम ऐसे निकालेंगे। कैसे सर, क्लोजिंग कैपिटल तो ऐसे रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल तो ऐसे रहेगा। अब ये सारे आइटम इधर आ जाएंगे, ये सारे आइटम इधर आ जाएंगे सर, दाएं साइड में, राइट हैंड में आ जाएंगे। और जब आएंगे तो अपना साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का मतलब है ये ओपनिंग कैपिटल पॉजिटिव है, ये यहाँ पर आके माइनस हो जाती है, हो गई जी माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये ड्राइंग से यहाँ माइनस में, उधर आके प्लस हो जाएगी सर, उधर आके प्लस हो जाएगी। और सर ये एडिशनल कैपिटल है, ये यहाँ जाके यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है सर। तो ये बिल्कुल वही तो है, ये बिल्कुल वही तो है बच्चों, ये बिल्कुल वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। आपकी जो जानकारी है, आपकी जो नॉलेज है, उसको साक्षात दंडवत प्रणाम, ठीक है। आप गलत नहीं कह रहे बेटा, बिल्कुल सही है, बस उसी को मैंने अलग तरीके से बता दिया। चलिए, तो ये आ गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बस ये जो हमने फॉर्मूला बनाया, अब हम इसी फॉर्मूले को एक स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं, ठीक है सर। ओके, फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, क्योंकि सर हमने प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है, फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस वी राइट अबव फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ऊपर आया, इन फॉलोइंग मैनर, ठीक है सर। इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं सर। हम ऐसे लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। सर ईयर एंड के डेट डाल देते हैं और एक इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है सर। और यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल सर, ये लिख देते हैं। इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स, प्लस वाला आइटम बेटा पहले लिख रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लस ड्राइंग्स, ये हो गया सर, एक फिगर आ जाएगी। फिर लेस कर देंगे इसमें से हम, एडिशनल कैपिटल, लेस कर देंगे बेटा इसमें से हम एडिशनल कैपिटल, ठीक है जी, लेस कर देंगे इसमें से एडिशनल कैपिटल, फिर ये फिगर आ जाएगी। और फिर बेटा लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल, लेस करेंगे बेटा इसमें से हम ओपनिंग कैपिटल, ठीक है सर। और ये करने के बाद, है ना, ये करने के बाद पहले क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स उठने के बाद एक फिगर आ गया, फिर ये एडिशनल कैपिटल की अमाउंट लिखी बेटा, एडिशनल कैपिटल है ये माइनस किया, फिर एक फिगर आ गया, फिर ये ओपनिंग कैपिटल माइनस करी, है ना। तो ऐसे करते करते ये हमारे पास फिगर होती हैं। इन दो को जोड़ने से ये टोटल आएगा, इसका कुछ नाम नहीं देना है, इस टोटल का नाम नहीं देना है। एडिशनल कैपिटल माइनस करी और ओपनिंग कैपिटल माइनस करी, ये सब करने के बाद हमारा आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अगर ये अमाउंट आती है पॉजिटिव, तो बेटा हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, और ये अमाउंट अगर नेगेटिव आती है तो नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है या नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, इस टेक्निक को कैपिटल कंपैरिजन टेक्निक बोलते हैं। ऑलराइट, फटाफट से नोट कर लीजिए।
जल्दी करो बेटा, फिर मैं इस पर क्वेश्चन ढूंढता हूँ कि क्या क्वेश्चन आपको इसमें करवा सकता हूँ। फटाफट से देखिए, 2 मिनट का समय लेंगे और आप ब्रेक भी लेंगे बेटा, आप रिवाइज करेंगे अब तक क्या करवाया है, और फिर मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। पहली क्लास है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेंगे। रिवाइज करते नहीं बेटा, बिल्कुल मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ आपके लिए कि क्या क्वेश्चन करवा दें, नहीं तो मैं अपने आप से एक एग्जाम्पल बनाऊंगा और सॉल्व करूंगा। चलिए बेटा, एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ अपने आप और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। बहुत ही बेटा बेसिक क्वेश्चन होगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा, और ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में कई बार एग्जाम में आ जाता है। चलिए सर, ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहता है मिस्टर शर्मा स्टार्टेड a business on 1/4/2016 with a capital of ₹5 lakh। ठीक है सर, मिस्टर शर्मा ने 5 लाख की कैपिटल से क्या करा सर, एक बिजनेस स्टार्ट किया। ड्यूरिंग 2016-17 के दौरान, मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, ड्यूरिंग 2016-17 he made drawings of rupees 80,000। Also during the year, साल के दौरान ही he sold his personal investment costing ₹1 lakh। He sold his personal investment costing ₹1 lakh at a premium of 5% and deposited total amount in the business as additional capital। ठीक है सर, क्वेश्चन बिल्कुल पढ़िए और मैं इसको समझाऊंगा अभी आपसे कि क्या कह रहा है।
he deposited total amount in the business at additional capital on 31st/3/2017. his capital was rupees 7,50,000। साल के एंड में बेटा उसकी जो कैपिटल है वो 7,50,000 की होगी। और क्वेश्चन कहता है ascertain profit or loss for the year ended on 31st March 17। तो बेटा पहले ये नोट कर लो और फिर इसका मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। और जो कुछ बच्चों को लग रहा होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बहुत ही आसान है बेटा, आप मुझसे पहले इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर क्योंकि सर ये भी पहली क्लास है और हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस में पहुंचेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको देखना है। नोट कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहे हैं मिस्टर शर्मा ने 1 अप्रैल 2016 को एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 5 लाख रुपए इनिशियली इन्वेस्ट करे, ये होगी इसकी ओपनिंग कैपिटल। साल के दौरान उन्होंने ड्राइंग्स करी 80,000 की, इतना पैसा बिजनेस से निकाला। इसके अलावा साल के दौरान उनकी कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, लाइक घर के गहने, घर के हीरे जवाहरात, ये घर में पड़े हुए थे, जो इसकी वैल्यू 1 लाख की थी, जिसकी वैल्यू 1 लाख की थी। उसने उसको 5% के प्रीमियम पे बेचा। 5% के प्रीमियम में बेचने का मतलब है 1 लाख की चीज को 5% के फायदे पे बेचा। अब आप मुझे बताइए, अगर 1 लाख रुपए की चीज को 5% के फायदे पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 1 लाख रुपए की चीज को अगर 5% के फायदे पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे? तो आपने कहा 1,05,000। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 5% मतलब 5,000 एक्स्ट्रा जोड़ के बेच दिया, मतलब 1,05,000 में बेच दिया। और जो 1,05,000 रुपए पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेच के आए वो उसने अपने बिजनेस में लगा लिए, अपने बिजनेस में वो अमाउंट उसने डाल दी। तो बेटा वो क्या बन गई? एडिशनल कैपिटल। ये बन गई एडिशनल कैपिटल। फिर क्या हुआ सर? साल के एंड में उसकी कैपिटल 7,50,000 थी। तो क्वेश्चन कहता है सर प्रॉफिट लॉस निकालो। अगर सर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, वैसे भी अब तो सर आप बोलोगे सर ऑनलाइन एग्जाम है तो सर फॉर्मेट क्यों बनवा रहे हो, है ना? आप वो पहले वाले फॉर्मूला कर दो, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेकिन हम पढ़ाई तो डिटेल में ही करेंगे, एग्जामिनेशन में शॉर्टकट लगा सकते हैं, ठीक है सर? पढ़ाई हम डिटेल में करेंगे क्योंकि अभी तो ऑनलाइन एग्जाम है, बट इंस्टीट्यूट का कब मूड बिगड़े, है ना? हो सकता है अभी जून वाला टाइम ऑनलाइन ले, दिसंबर में मना कर दे आपको कि भैया ऑफलाइन एग्जाम होगा, है ना? तो आपको तैयारी तो करनी है डिटेल में ही। हाँ, एग्जामिनेशन में शॉर्टकट पूछेगा तो हम शॉर्टकट में आंसर देंगे, ठीक है? चलिए, तो मैं तो पूरा फॉर्मेट करा दूँ बेटा इसका अगर मैं आपको पूरा फॉर्मेट कराता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, और यह है 31/3/17। और फिर वो फॉर्मेट हम इस तरीके से बना के चलेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स और फिर लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट, और यहाँ पर लिखा जाएगा सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। इसका मतलब है हमारा कैपिटल ऑन 31/3/17 को हमारी कैपिटल थी 7,50,000 रुपए की। फिर बेटा फिर क्या करेंगे? फिर इसमें हम करेंगे अपने प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इसके बाद नंबर आता है ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स क्वेश्चन में क्या रखा है कि 80,000 रुपए विड्रॉ किया था, तो सर ये जोड़ देते हैं, तो 7,50,000 में 80 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 8,30,000, ठीक है सर? और इसके बाद फिर लेस करेंगे हम एडिशनल कैपिटल, इसके बाद एडिशनल कैपिटल कितनी है सर? 1 लाख की पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी जिसको 5% के फायदे पर बेचा, तो
तो 1,05,000 मिले और वही अमाउंट बिजनेस में ले आया, तो मैं क्या करूँगा सर, मैं करूँगा 1 लाख प्लस कर देंगे 5,000, तो सर 1,05,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये अमाउंट क्योंकि माइनस करनी है बेटे, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। 8,30,000 में से 1,5 माइनस करो तो 8,30,000 में से 1 लाख गया, 7,30,000 और 5 भी माइनस करो तो 7,25,000, 7,25,000 सर। फिर उसके बाद लेस करेंगे सर क्योंकि ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं तो चलो यहाँ ब्रैकेट मत लगाओ, क्योंकि आप लेस लिख दिया तो लेस लिखने का मतलब है कि ये अमाउंट माइनस ही कर रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेस कर दोगे फिर यहाँ पर हम ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इसका मतलब है कैपिटल ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर विच इज 1 अप्रैल 2016। तो ये थी आपकी 5 लाख की, ये थी बेटा आपके 5 लाख की, और 7,25,000 में से 5 लाख माइनस करने के बाद आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और 7,25,000 में से 5 लाख माइनस करने के बाद 2,25,000 का बिल्कुल नेट प्रॉफिट आपको हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही बेटा क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, नोट करें इसको। चलिए बेटा, आई गेस ये आपने कर लिया होगा। तो आप देख रहे हैं, अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल की जानकारी हो, ओपनिंग कैपिटल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रखी हो, क्लोजिंग कैपिटल पता है, ओपनिंग कैपिटल पता है, बीच में ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल है, तो इन सब के एडजस्टमेंट से हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन सर कभी कभार पेपर में क्या होगा, हमें क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं गिवन होगी तो हमने उसको निकालना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ओपनिंग कैपिटल भी हमें डायरेक्टली नहीं गिवन होगी तो हमने वो भी निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद ही हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर पाएंगे। तो अब आगे हम अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि अगर क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी हो तो फिर किस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं ध्यान से। ठीक है जी, चलिए सर अब यहाँ पे नोट डालना है, वी नो, हम ये जानते हैं सर, ठीक है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ा है आपने, ठीक है सर, ये आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज है। वी नो दैट, हमने 11th क्लास में ऐसे पढ़ा है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी है। अगर बेटा मैं बोलूं कि आपको कैपिटल आपको नहीं दी तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर कि जो कैपिटल है वो होती है असेट्स माइनस लायबिलिटी के बराबर। ठीक है सर, कैपिटल किसके इक्वल होती है, एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस, राइट सर। तो अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होगी तो हमें साल के शुरू में असेट और लायबिलिटी की जानकारी दी होगी, मतलब क्वेश्चन में बता देगा कि साल के शुरू में हमारे पास इतना कैश है, इतना फर्नीचर है, इतना लैंड एंड बिल्डिंग है, इतना डेटर है, इतना स्टॉक है, और साल के शुरू में ही हमारे क्रेडिटर्स इतने हैं, बिल्स पेबल इतने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इतने हैं। तो साल के शुरू में टोटल असेट टोटल लायबिलिटी आपको दी होगी, उसके डिफरेंस से आप निकाल दोगे ओपनिंग कैपिटल। सेम ऐसे ही साल के एंड में आपको बता देगा कि मेरी ये असेट्स हैं
और साल के एंड में मेरी ये लाइबिलिटी हैं। तो फिर आप क्या करोगे सर, साल के एंड में जो असेट्स है उसको जोड़ दोगे, साल के एंड में जो लाइबिलिटी है उसको जोड़ दोगे। तो क्लोजिंग असेट और क्लोजिंग लाइबिलिटी को माइनस करने से आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। एक बार ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आ गया, उसके बाद क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल की जानकारी दी होगी और फिर उसको यूटिलाइज करके सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोले हाँ या ना, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। लेकिन जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, उसकी हमने प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, है ना। अभी ऑनलाइन एग्जाम को भूल जाओ, उसकी हमने क्या करनी है, उसकी हमने प्रेजेंटेशन करनी है। तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रेजेंटेशन कैसे दोगे, किस तरीके से निकाला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है सर, ठीक है। इफ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल is not given, then we prepare स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है सर। हम क्या करेंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। बेटा यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक बैलेंस शीट के जैसा स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल बैलेंस शीट के जैसा ही है, बट बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इतना फ़र्क है कि जब हम फुल अकाउंटिंग करते हैं तो बैलेंस शीट की दोनों साइडें टैली होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। तो वहाँ पर असेट्स और लायबिलिटी के स्टेटमेंट को बैलेंस शीट बोला जाता है, किसमें, फुल अकाउंटिंग में। लेकिन जहाँ पर हम फुल अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर हम असेट और लायबिलिटी के यूज़ से कैपिटल निकालना चाहते हैं, तो उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल सकते हैं। अफेयर का मतलब होता है बेटा बिजनेस। अफेयर का क्या मतलब है, बिजनेस। अफेयर को आप पंजाब केसरी मत समझ लेना, है ना, कि भाई इस हीरो का उस हीरोइन से अफेयर चल रहा है, ये वो अफेयर नहीं है। अफेयर का मतलब यहाँ पर क्या है, बिजनेस से है। अफेयर का मतलब है बिजनेस से। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, ये बैलेंस शीट ही है, बट क्योंकि यहाँ पर फुल अकाउंटिंग नहीं है इसलिए हम इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं, ठीक है सर। क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। कैसे बनेगा सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का इस तरीके से सर फॉर्मेट होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन डेट डालेंगे, लायबिलिटीज, अमाउंट, और फिर उसके बाद असेट्स, और फिर इसके बाद बेटा अमाउंट। आपको बता देगा आपके पास क्या क्या असेट्स है, आपको बता देगा कैश का क्या बैलेंस है, बैंक का क्या बैलेंस है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, डेटर्स कितने पड़े हुए हैं, और फिर बोल देगा आपसे लाइक लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है। फिर आपको बताएगा प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है। और फिर आपको बताएगा सपोज मान लीजिए कि लैंड और बिल्डिंग फर्नीचर कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सर। जो जो सेट्स है वो आपको यहाँ पे डाल देनी, इसका टोटल आ जाएगा। लायबिलिटी में आपको बताएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, एडवांस इनकम कितनी है, एडवांस इनकम कितनी है सर, ठीक है। इसके अकाउंट्स में मेंटेन नहीं किए होंगे बट फिगर तो पता होती है सर, चाहे रफली लिखा होगा, कॉपी के किसी पन्ने में लिखा होगा, पर पता होगा कि इतना खर्चा ड्यू है। एडवांस इनकम कितनी है सर आपकी। इसके अलावा अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस है वो भी आपको यहाँ पे डाल देगा। क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा वो भी आपको बता देगा। ये सब लायबिलिटी लिखने के बाद यहाँ पर आप डिफरेंस निकालोगे, जो डिफरेंस आएगा बेटा वो बनेगी आपकी कैपिटल, ठीक है। जैसे इसका टोटल है 7 लाख और यहाँ पर जो ये 4-5 आइटम है कैपिटल को छोड़कर, इसका जो टोटल है वो आ रहा है 6 लाख, तो जो यहाँ 1 लाख का डिफरेंस होगा उसको माना जाएगा कैपिटल। तो कंसेप्ट वही है कि असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करना है, लायबिलिटी को माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल है। अगर आपको साल के शुरू की असेट्स और साल के शुरू में लायबिलिटी दे रखी हैं तो वहाँ से निकलेगी ओपनिंग कैपिटल, ये फॉर्मेट बना के। सेम ऐसे ही अगर साल के एंड में आपको असेट और लायबिलिटी दे रखी है
तो ये सेम फॉर्मेट साल के एंड के लिए भी बनेगा, जहाँ से आपके पास आएगी क्लोजिंग असेट और फिर आएगी आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटी। और इनके माध्यम से बेटा, इनके माध्यम से क्या करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे ओपनिंग कैपिटल का और क्लोजिंग कैपिटल का, और फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नॉर्मल प्रोसीजर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, इसको नोट करना है। अभी की इस क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में मैं क्या करूँगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन लूँगा इस चैप्टर के। मॉड्यूल का मतलब सीएमए मॉड्यूल के क्वेश्चन लेंगे जो कि इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो करवाने के बाद फिर मैं जो मेरी बुक है अकाउंटिंग की, जो मैंने बुक आपको दी है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड करे हैं, उसी से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट मेथड है विच इज़ कन्वर्जन मेथड, फिर हम उस पर आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।